हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Hello everyone, welcome back. Today we are going to study next part of law of diminishing marginal utility. So our next part is criticism of law of diminishing marginal utility along with significance of law of diminishing marginal utility. So first of all हमने लॉ ऑफ DMU के एक्सेप्शंस पढ़े, अजम्पशंस पढ़े, ओवरऑल लॉ देखा। अब क्रिटिक्स ने कुछ अपोजिट साइड critics ने कुछ objection लिया regarding the law of DMU. According to the critics, the law does not hold true in some cases. First point, unrealistic assumption. So what the critics say, the law of DMU is based on assumptions. हमने assumptions देखे थे, homogeneity, continuity, constancy, rationality, but in reality it is difficult to fulfill all these conditions at a point of टाइम। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑल दिस अजम्पशंस एक ही साथ हम फुलफिल नहीं कर सकते। सो दिस इज अ ऑपोजिट साइड ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू देम द लॉ इज नॉट रिलायबल और ट्रू। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट। लॉ ने अज्यूम किया था हमने यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली, इट कैन बी एडेड, कंपेयर, प्रेजेंटेड और एज शेड्यूल, बट रियलिटी यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी कार्डिनली बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो हम यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। तो ये भी एक क्रिटिक्स ने अपोजिट साइड दिखाई है लॉ की। थर्ड पॉइंट, indivisible goods. The law is not applicable to indivisible and bulky goods like रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी। से भी हमने पढ़ा था कि लॉ में कौन सा assumption है, commodity can be divided, divisible होना चाहिए। टीवी एंड ऑल हम डिवाइड नहीं कर सकते। It is normally purchased as single unit at a time. That's why it is indivisible goods are also a part in which the law is not applicable to indivisible goods. पॉइंट नंबर 4 इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लॉ क्या अज्यूम करता है, द MU ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। बट अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया, ऑब्जेक्शन किया है, MU ऑफ मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन प्राइस स्टॉक ऑफ मनी। MU जो होता है वो बदलता रहता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, और वो किस पे डिपेंड है, प्राइस चेंजेस पे और स्टॉक ऑफ मनी में। तो MU ऑफ मनी कांस्टेंट होता है, बट अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक द MU ऑफ मनी कैन नॉट बी constant. Point number 5, single bond. According to the law, only single bond must be fulfilled. But in reality, a man has to satisfy many bonds at a point of time. So critics say object indeed. Critics says that the law is not reliable in some cases because in the law the assumption says that assumption क्या बोलता है, single bond satisfy होना चाहिए. But critics say that man has to satisfy many bonds at a point of. Next part is significance of the law. सो हमने इसके पहले क्रिटिसिज्म देख लिया लॉ का। अब हम उसका इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। व्हाई द लॉ इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूजफुल टू कंज्यूमर्स। फर्स्ट पॉइंट इज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। ये जो लॉ है कंज्यूमर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है बिकॉज इट मेक्स अवेयर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को जागरूक करता है ये लॉ, बिकॉज कंज्यूमर को पता है कि कमोडिटी विच गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर परचेज दैट कमोडिटी। तो इससे कंज्यूमर को यूटिलिटी का इम्पोर्टेंस पता चलता है। सो दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। जहाँ रिसोर्सेज अपने यहाँ पे लिमिटेड है, सो हमें क्या करना है, कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिले वही कमोडिटी परचेज करना है। तो इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द consumption. So this law is applicable first where it is useful to consumers to make them aware about the importance of maximum utility from limited resources. Point number second is it is not only useful to consumers, it is also useful to government. ये लॉ गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई, बिकॉज गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। सो कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट को फ्रेम करनी पड़ती है उसके रिलेटेड लॉ यूजफुल है, सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, टैक्स की पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी मीन्स कलेक्टिंग मोर टैक्स फ्रॉम रिच एंड लो टैक्स फ्रॉम पुअर।
फिर ट्रेड पॉलिसी बनानी पड़ती है, प्राइस की पॉलिसी फिक्स करना पड़ता है। तो ये लॉ एप्लीकेबल है, ये लॉ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट स्टडी द लॉ एंड चेक द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री एंड देन फिक्स द पॉलिसी। Point number third is basis of values, that is basis of paradox of value। तो तीसरा पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। सो ये जो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है इसमें हमें दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस लिए हेल्प करता है, हमें पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। बिकॉज इन पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ऐसे गुड्स जिसमें ज़्यादा यूज़ होती है और एक्सचेंज में उसकी लेस होती है, जैसे एयर, वाटर, सनशाइन, ये वैल्यू इन यूज़ होता है, हम उसको बहुत यूज़ करते हैं, बट ये सेल नहीं करते हम लोग एक्सचेंज नहीं करते। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग दो, जैसे नेचर के जो भी रिसोर्सेस है वो वैल्यू इन यूज़ में आते हैं, बट दूसरी जो कमोडिटी होती है वो वैल्यू इन एक्सचेंज में आती है, जिससे क्या होता है, वो सेलिंग होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ऐसी कमोडिटी जो हमारे लिए एक्सचेंज में ज़्यादा होती है और यूज़ में कम। सो गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज सच एज गोल्ड एंड डायमंड। सो हमें पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू से क्या पता चलता है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। सम कमोडिटी हैव मोर वैल्यू इन यूज such as air, water, and some commodity have more value in exchange such as gold and diamond. Point number 4, it is helpful for studying the law of demand। law of demand के लिए बेस है कौन सा लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमांड किस पे बेस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, हमें जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ गुड राइज होता है तो प्राइस क्या होता है, फॉल होता है, और प्राइस फॉल हुआ, प्राइस नीचे गिरा तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बढ़ता है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फॉल होता है। सो कंज्यूमर क्या परचेज करता है, मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ओनली व्हेन प्राइस फॉल्स। प्राइस फॉल, डिमांड इंक्रीजेस, तो कंज्यूमर क्या करेगा, परचेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन। जैसे जैसे वो ज़्यादा परचेज करेगा वैसे वैसे उसका एमयू कम होता है, तो क्या करता है, बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ओनली एट लोअर प्राइस। वो क्या करता है, फिर कम यूनिट्स, अगर प्राइस कम होगी तो ज़्यादा बाय करता है। सो ओवरऑल वी स्टडीड क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ DMU एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल दैट टाइम वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। So overall we studied criticism of law of DMU and significance of law of DMU। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल दैट टाइम वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।